देखिए भाई, आज हम लोग बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। और पहले वाली क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में भी हमने बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन ही किए थे। पर आज क्या होगा, उसमें कुछ एक पॉइंट्स और ऐड ऑन होंगे। तो एक तरह से आज थोड़ा सा आपको उसमें एक लेवल ऐसा लगेगा कि किस पहुंच गए कि अब हम कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और मैं आपके साथ कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं पहले आपके लिए, और फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप चीजें इसमें नोटिस करिए। और यहाँ पर देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 जनवरी 2020। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं बैलेंस शीट का कंटेंट्स क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं लायबिलिटी साइड में, फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का, और साथ के साथ जनरल रिजर्व दिया हुआ है। बैलेंस शीट है आपका यहाँ पर 3 लाख रुपीज। दूसरी तरफ गुडविल दी हुई है, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसके बाद एडजस्टमेंट्स है, एंड ऑन दिस डेट दे एग्री टू एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को वो एडमिट कर रहे हैं। C will be entitled to 3/10 share in the profits which he acquires 1/5 from A and 1/10 from B. C को एडमिट कर रहे हैं, 3/10 शेयर उसको प्रॉफिट का देंगे, जो कि 1/5 देंगे A और 1/10 लेगा वो B से। He will bring in 90,000 as his capital and necessary amount of goodwill। 90,000 कैपिटल आना है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल का होता है प्रीमियम से। यहाँ पे जो प्रीमियम बनता होगा वो आपको पता करिए और वो लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, और इस दिन बिजनेस की गुडविल 60,000 है टोटल फर्म की। एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ गुडविल फ्रॉम द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। अगर ये बात नहीं भी लिखी होती तो भी बात हमें पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल पड़ी हुई है तो उसको हमेशा हमने राइट ऑफ करना है, और बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रखनी है। केवल एक कंडीशन में बैलेंस शीट में गुडविल रखी जा सकती है, जब वो क्लियरली आपको एक्सप्रेस करें कि हमने गुडविल को सेल्फ जनरेटेड नहीं लिखा हुआ है, गुडविल को हमने मार्केट में या बाजार में पैसे दे के खरीदा है, हमने इसकी कंसिडरेशन पे करी है, कंसेशन की पेमेंट, कंसेशन देने के बाद, पेमेंट देने के बाद फिर हमने खरीदा, यानी कि रुपए दे के खरीदी है गुडविल, वो लिख सकते हो। आप अपने आप बना के सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लिख सकते हो। अगर भी नहीं बताया होता तो इसका लोगो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और उसको आपको हर बार गुडविल जब भी बैलेंस शीट में लिखी होगी उसको हटाना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ करना। हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। थर्ड पॉइंट है, प्लांट इज वैल्यूड एट 30,000 एंड स्टॉक एट 70,000। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट और स्टॉक ये सारे चीजें जो है ये रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे रिवॉल्यूशन के पॉइंट हैं। एक बात आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके बाद आपको 4 पॉइंट अपने आप हर क्वेश्चन में जोड़ने ही जोड़ने हैं। हर क्वेश्चन में आप अपने आप ऐड करेंगे। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, और लिख के इसलिए बता रहा हूँ, तो पिछली बार भी लिखा था मैंने और आपको याद रहे। तो एक पॉइंट ये देखना है कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी हुई है तो उस गुडविल को आपने हटाना है। ये एक अपने आप पॉइंट आपको उसमें ऐड करना होगा। फिर देखना है कि अगर बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं तो उन रिजर्व्स को भी आपने हटाना है। ये भी हम पढ़ चुके हैं सारा पार्ट। इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं तो उन प्रॉफिट्स को भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर नजर आ रहा है, या कोई फिक्टिशियस एसेट है, जो काल्पनिक एसेट है, इमेजिनरी एसेट है, तो उसके लिए भी आपने उसको रिमूव करना है, यानी कि राइट ऑफ करना है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको भी हटाना है। तो इस क्वेश्चन में ये चारों के चारों पॉइंट्स मौजूद है। और आपको एक बात बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं आता है तो आपको एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो मैं फिर से फॉरवर्ड करूंगा। उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस पे है, हमने पढ़ा हुआ है न्यू रेशियो, फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिवॉल्यूशन अकाउंट, सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हुए जितने भी इसमें हैं। आज हम बैलेंस शीट के साथ में जोड़ करके, जैसे कि लास्ट क्लास में किया था, उसे को अपग्रेड करते हुए चल रहे हैं। और
अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज इस प्लेलिस्ट में देखिए एक बार, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है, एक तो कॉमन जो है, जब लेजर्स की बात है तो उसमें एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की बात बोलेंगे, आपसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने को कहेंगे, या फिर आपको वो साथ के साथ इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेंगे और बैलेंस शीट बनाने को बोलेंगे। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि वो उसमें आपको जर्नल एंट्रीज बनाने को भी बोल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज को छोड़ के कर रहे हैं, और अगले वाली क्लास में फिर हम जर्नल को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर एक प्रैक्टिस सेशन में रखेंगे और नए पॉइंट्स भी उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो नॉर्मल डिमांड रहती है क्वेश्चन में, वो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आज हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है, कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये कैपिटल लाने के लिए और प्रीमियम लाने के लिए और गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो हम इसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पार्ट को कर लेते हैं और इसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब आपको एक बात जो याद रहनी चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें जो दो मेन चीजें चाहिए होती हैं, एक कि वो उसका प्रीमियम कितना है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना गुडविल का पेमेंट करना है, कितना वो प्रीमियम लेके आएगा, और साथ के साथ जो पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो यहाँ पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है, और ये टॉपिक हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही समझ में, तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग को जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी, वो चाहिए होगा हमें न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हमें इन फैक्ट में चाहिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास न्यू। तो हम आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर रेशियो के लिए हमें ये देखना होगा कि भाई जो रेशियो हमें कैलकुलेशन करनी है, वहां पर 2 मेथड्स होते थे। सबसे पहला मेथड क्या है, आपको ये देखना होता है कि वो फर्म मेथड से क्वेश्चन होने वाला है या फिर इंडिविजुअल या पर्सनल मेथड से क्वेश्चन होने वाला है। अगर फर्म मेथड से होगा तो उसकी पहचान क्या है कि जो नया पार्टनर आएगा, वो नया पार्टनर आ रहा है, उसको ये बताया जाता है कि उसको इतना शेयर दिया जाएगा, पर ये नहीं बताया जाता कि उसको कौन ये शेयर देगा। अगर ये बात नहीं बताई जाए कि उसको ये शेयर कौन देगा, उसके प्रॉफिट कौन देगा, तो ये फर्म मेथड का क्वेश्चन है। और इंडिविजुअल या पर्सनल मेथड में क्या होता है कि वो आपको क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं कि इसको भाई ये पहला वाला पार्टनर इतना देगा, दूसरा पार्टनर इतना देगा। यहाँ पे क्लियरली ये बातें पूरी तरीके से मेंशन करी जाती है। तो हम आगे चलते हैं, और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्लियरली एक्सप्रेस्ड है कि C will be entitled to 3/10 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अगर इतनी बात बताते तो ये फर्म मेथड से आगे एक्सप्रेस किया हुआ है क्लियरली कि विच ही एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम A एंड 1/10 फ्रॉम B। 1/5 किससे ले रहा है, A से, 1/10 किससे ले रहा है, B से। तो क्लियरली एक्सप्रेस किया हुआ है, इसलिए ये बता रहे कौन सा पार्टनर कितना देगा, तो कौन सा पर्सन कितना देगा, इसलिए पर्सनल मेथड से क्वेश्चन होता है। पर्सनल मेथड में क्या करते हैं, आप सबसे पहले सारे पार्टनर्स का जो शेयर है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर A और B का जो पुराना रेशियो, पहले का रेशियो था, वो 3:2 था। तो हम इसको लिखते हैं, एक पार्टनर A है, दूसरा पार्टनर B है, और तीसरा नया पार्टनर C आ रहा है। ये 3:2 में शेयर करते थे, यानी कि इसका शेयर था 3/5, इसका शेयर था 2/5। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हमने क्या बोला, कितना शेयर देंगे, हमने उसको कहा कि आपको 3/10 शेयर मिलेगा। तो अब भाई 3/10 शेयर मिलेगा, यहाँ पे C का 3/10 लिख दिया। अब ये 3/10 कौन देगा, ये देंगे भाई A और B देंगे। अब A कितना देंगे ये भी बताया हुआ है, लिखा है कि A देंगे 1/5 और B देंगे 1/10। लिखा हुआ ही एक्वायर्स मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना, 1/5 फ्रॉम A, 1/5 A से लिया, और 1/10 किससे लिया, फ्रॉम B। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो जरूर स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखिए, उसमें डिटेल में यह सारा पढ़ा। तो भाई A से 1/5 माइनस कर दो और इससे 1/10 माइनस कर दो, बस होगी सॉल्व आपकी प्रॉब्लम। अब आप अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये आपका हो जाएगा 2/5,
यहाँ पे एलसीएम होगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 यानी कि 3/10। अब एक प्रॉब्लम फंस रही है। प्रॉब्लम क्या फंस रही है? इसका 10 है डिनोमिनेटर, इसका 10 है डिनोमिनेटर, पर इसका डिनोमिनेटर तो 5 है। आपको पता है कि डिनोमिनेटर आंसर लिखने से पहले सेम है। हमने इसको सॉल्व किया, बड़ा सिंपल सा था। पहले हमने क्या किया, उनका शेयर लिख लिया, कितना शेयर था, 3/5 और 2/5 शेयर था। इसमें से 1/5 इसने दे दिया, माइनस कर दिया, 1/10 दूसरे ने दे दिया, उससे 1/10 माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये कितना आ रहा है, 2/5, 3/10, 3/10। अभी हम कर चुके हैं, आंसर नहीं लिख सकते हैं। आंसर तब लिख सकते हैं जब बेस बराबर हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बेस बराबर करने के लिए अपने आप खुद वाइजली सोचेंगे, किसी भी एक नंबर को सोचेंगे जिससे हमारा पर्पस सॉल्व होता है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यूज में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या है कि भाई 2/2 कट के तो 1 हो गया, और 1 से वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती मल्टीप्लाई करने पे। तो हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2/2 कहाँ से आई, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में 3/3 करना होगा, किसी में 4/4 करना होगा। यहाँ मैंने कैसे सोचा कि भाई इसका भी 10 है टोटल बेस, इसका भी 10 है बेस, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेस 10 हो जाएगा। तो बस अब क्या, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये हो गया आपका 4/10। तो अब जैसे ही हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, बेस बराबर होने की, हम आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा न्यू रेशियो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:3:3। यह हमारा आंसर है। न्यू रेशियो इन फैक्ट में हमें डायरेक्टली तो निकालना नहीं था, हमें तो चाहिए था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो चाहिए होता है। तो अब हम आगे चलते हैं और अपने जो चीज की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में उस पे चलते हैं, और वो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हो आप? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, अब कितना कम हो गया, माइनस करके पता कर लेंगे, वो त्याग हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या क्या है वो लिख देते हैं। ए है, बी है और सी है। और इनका ओल्ड रेशियो था जी 3:2, और सी पुराने समय में था ही नहीं, तो यहाँ पर हमने हैश मार्क लगा दिया या एक स्टार लगा दिया, और इसका टोटल कर लिया, ये हो गया 5। न्यू रेशियो अभी अभी आप कैलकुलेट करके हटे हो, न्यू रेशियो है आपका 4:3:3। तो अब हम लिख देते हैं न्यू रेशियो है 4:3:3, और इसका टोटल आ रहा है 10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? पुराने रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। सैक्रिफाइस मतलब कितना कम हो गया, कितना त्याग हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, जो पहले मिलता था और जो अब मिलता है, जितना कम हो गया वो त्याग हो गया। बस केवल एक कंडीशन पूरी करनी होती है आपको। वो कंडीशन ये है ओल्ड माइनस न्यू करते समय कि इनके जो टोटल्स हैं वो टोटल्स बराबर होने चाहिए। टोटल इसका 5 है, टोटल यानी कि डिनोमिनेटर इसका पहले वाले का 5 है, दूसरे वाले का 10 है, तो हम इस समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपना खुद वैसे ही जैसे पहले सोच रहे थे वाइजली, फिर से एक सोचते हैं कोई नंबर से, और उस नंबर से ऐसे सोचेंगे कि टोटल दोनों का बराबर हो जाए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, यहाँ पर तो ये कि ये 5 एक का टोटल, एक का 10 है, तो ऊपर वाले को 10 से कर दो, नीचे वाले को 5 से कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। पर हमें इतना यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगर इतना कर दें कि ऊपर वाले पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और आपको एक बात ये पता रहनी चाहिए कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड को LHS आप लिखते थे मैथ्स में, और राइट साइड को RHS लिखते थे। तो आपने कई बार ऐसा पढ़ा हुआ है कि दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आप उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू के दोनों तरफ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल बराबर हो जाएगा, और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जो पर्पस, जो वे, जो है रास्ते की बाधा है, वो खत्म हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं।
अब हम इसको दोबारा से लिखेंगे और ओल्ड रेशियो जो है हमारा ऊपर वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए के लिए हो जाएगा 2 3 या 6, बी के लिए हो जाएगा 2 2 या 4, और यहाँ पर तो ब्लैंक था, स्टार लगा दें और 2 स्टार लिखना चाहें तो, और 2 5 जा हो जाएगा 10। माइनस करोगे आप इसमें से न्यू रेशियो है 4:3:3 और टोटल 10 है। अब देखिए हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, टोटल बराबर हो गया। जैसे ही टोटल बराबर हो गया आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ये आपका आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। देखिए 10 में से पहले उसको मिलते थे 6, 10 में से पहले कितने मिलते थे, देखिए उसको 6 मिलते थे। अब क्या हो गया, देखिए 6 मिल रहे हैं उसको, अब उसको कितने मिल रहे हैं 4। तो भाई इसके 6 की जगह 10 में से 6 मिलते थे, अब 4 मिलने लगे तो कितना कम हो गया, 2 पार्ट्स कम हो गए, तो 2 पार्ट्स इनका सैक्रिफाइस हो गया। और इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी को पहले 4 मिलते थे, अब इसको 3 मिल रहे हैं, तो इनका सैक्रिफाइस कितना हो गया 1, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया इनका 2:1। आपको ये ध्यान रखनी है बात कि नए वाले पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं हो सकता, नए वाले को तो मिल रहा है, उसको तो शेयर दिया जा रहा है। पुराने वालों ने कितना त्याग किया, अपना कितना प्रॉफिट दे दिया, वो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आप सोच के देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनके 2 पार्ट चले गए, इनके 1 पार्ट चले गए, 2 और 1 मिलके इनके पास कितना चला गया 3, यानी कि 2 पार्ट इसने दिए, 1 पार्ट दूसरे ने दिया और उसके पास 3 पार्ट्स आ गए। तो कुल मिला के हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना होता है, जो कि हमने पता कर लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 2:1। हम इस समय सिर्फ काम क्या कर रहे हैं, पहले वाले वीडियोस में जो पढ़ा हुआ है उसी को रिकॉल करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। बस फर्क क्या हो गया, पहले हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, अब हम कलेक्टिवली एक बड़े क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व करके पढ़ रहे हैं। अब अगला पार्ट आता है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट में हम चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपको ये देखना होता है कि जो नया पार्टनर है उसको प्रीमियम कितना देना है, कितना गुडविल का पेमेंट करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर टोटल गुडविल दिया हुआ है फर्म का तो उसको पहले लिख लेते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और इस क्वेश्चन में देखिए कितनी है टोटल गुडविल, सेकंड पॉइंट पे है हम लोग, टोटल गुडविल है यहाँ पे 60,000 रुपीज की। तो बिजनेस की टोटल गुडविल 60,000 है। ये 60,000 पूरी फर्म की गुडविल है, तो उसको 60,000 नहीं लेके आना, उसको अपना शेयर लेके आना है जो नया पार्टनर है। तो नया पार्टनर कौन था, सी, और सी शेयर कितना हुआ, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का गुडविल का शेयर हो जाएगा, टोटल गुडविल 60,000 है और उसको कितना शेयर दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है 3/10। तो 3/10 कितना हो गया, यानी कि 18,000। उसका शेयर 3/10 है, जितना उसका शेयर होता है उतना पार्ट लेके आता है। तो हमने अब क्या करा, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो काम करना है उसकी भूमिका तैयार कर ली, उसका बेस तैयार कर लिया। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री चलिए पास कर लेते हैं। एंट्री कर लेने से आपको क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, और डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल। हम आगे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट करेंगे। तो नया वाला पार्टनर जब आता है तो उसको 2 चीजें लेके आनी होती हैं, एक तो कैपिटल लाना होता है, दूसरा साथ के साथ शेयर जो परचेज करता है उसको प्रीमियम कहते हैं, उसका पेमेंट जो करता है उसको प्रीमियम कहते हैं, और प्रीमियम ऑफ गुडविल देना होता है। तो हम एंट्री लिख रहे हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट। कौन आ रहा है यहाँ पर, सी आ रहा है। सी क्या दे रहा है, कैपिटल, और साथ के साथ क्या दे रहा है, वो प्रीमियम। तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90,000 रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, ही विल ब्रिंग 90,000 एज हिज कैपिटल। 90,000 रुपीज का वो कैपिटल लेके आएगा। तो अब यहाँ पे 90,000 ये कैपिटल लाएंगे, 18,000 हमने अभी भी कैलकुलेट किया कि 18,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल लाना है। तो 18,000 रुपीज यहाँ पर हो गए, और टोटल इनको लेके आना है
1,08,000। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते समय पहली एंट्री है। अगर कैपिटल की उसमें कभी कभी नहीं भी एंट्री के बात करी होती थी तो कैपिटल का पार्ट को छोड़ देते थे। यहाँ पे दोनों चीजों को वैसे हम एक साथ ही करते हैं। तो पहली एंट्री हो गई। अब ये प्रीमियम तो ले आए। अब ये प्रीमियम लाके क्या करना होता है, ये पुराने पार्टनर्स को उन पार्टनर्स को बांटना होता है जिन्होंने इनको प्रॉफिट दिया। और किसने प्रॉफिट दिया कैसे पता चलता है, वो बताता है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता है कि किसने कितना कितना त्याग किया, तो उसी रेशियो में ये उसको प्रीमियम को बांट देते हैं। तो अगली एंट्री में हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड एंट्री में हम प्रीमियम को बांटने वाले हैं। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यही वाला प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा, निकालना है और ट्रांसफर करना है तो उसको उल्टा करना होगा। प्रीमियम पहले क्रेडिट था, आया था, अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। किसको किसको दे रहे हैं, ए को देंगे और बी को देंगे। उनको अगर देना है तो उनके हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, तो हमने इसलिए लिख दिया टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। किस रेशियो में देना है ये हमेशा याद रहना चाहिए कि उसको हम देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था अभी हमने पिछले वर्किंग नोट में, वो 2:1 आया था। और अगर हम 2:1 में बांटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12,000। और तो इस तरीके से यहां पर जो है हमने ट्रीटमेंट का जो मेन पार्ट है वो हमने कर दिया। अभी इससे रिलेटेड एक पॉइंट वैसे और दिया हुआ है आगे, वो लास्ट में दिया हुआ है पॉइंट, 8th पॉइंट है इससे रिलेटेड, तो इसको भी चलिए साथ के साथ खत्म कर लेते हैं। इसकी भी जरा एंट्री आपको याद करा देता हूं मैं जब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो 8th पॉइंट पहले मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाई ए एंड बी टू विड्रॉ गुडविल फ्रॉम द बिजनेस। देखिए आप यहाँ पर देखिए समझिए कि हो क्या रहा है। नया वाला पार्टनर आ रहा है, वो 1,08,000 दे रहा है, 90,000 उसने कैपिटल के लिए दिए और 18,000 रुपीज उसने फर्म को दिए प्रीमियम के लिए कि भाई इनको दे दो। फर्म ने क्या किया, उनके अकाउंट में चढ़ा दिया। अभी इनको पैसे मिले नहीं है, अकाउंट में जोड़ दिया। ये आपका भाई आपके अकाउंट में प्लस हो गया, ये आपका ये आपके अकाउंट में प्लस हो गया। अब पार्टनर लोगों को ये मिले हैं पर उनके कैपिटल के अंदर केवल जुड़े हैं, रुपयों में नहीं मिले। अब अगर उसको रुपए चाहिए होते हैं तो फिर वो उसके लिए क्या करते हैं, इतने अमाउंट के ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं। तो 8th पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो इनको गुडविल का पैसा मिला वो निकाल के घर ले जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये कि भाई हमने तो उनके कैपिटल में चढ़ा दिया था, अब वो अगर घर ले जा रहे हैं तो उसका वहां पे हमें क्या करना होता है, इनफैक्ट में हमें वहां पर करना होता है ड्रॉइंग्स की एंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉइंग्स की एक एंट्री पास कर देंगे जो सिंपली हम लोग पहले करते थे। ए ले गया है, बी ले गया है और एंट्री में लिख देंगे हम क्या ले गया जी, कैश ले गया। तो एंट्री हो जाएगी ए बी टू कैश। तो कैसे एंट्री बनी, डेबिट द रिसीवर ए, डेबिट द रिसीवर बी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। क्या जा रहा है हमारे पास है कैश। तो अगर ड्राइंग्स की एंट्री है तो वो यही एंट्री हम लोग पास करते हैं। किसी भी केस में पैसा ले जा रहे हैं हमसे बस, तो हमने पैसे ले जाने की एंट्री पास करनी है। तो हम आगे भी लिख देते हैं उसको, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा ले गए, जो इनको गुडविल का पैसा मिला। इनको मिला 12,000, इनको मिला 6,000 और ये पूरा ले गए बिजनेस से 18,000 अपना निकाल के घर। तो हमने ये इनकी ड्राइंग्स की एंट्री पास कर दी। अब अगर ट्रीटमेंट की ही बात कर रहे हैं तो अगर थोड़ा सा रिकॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो क्लोज करते करते समय एक बात और हमें ध्यान देनी चाहिए कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रहनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है तो ये जिम्मेदारी ओल्ड पार्टनर्स की है। ओल्ड पार्टनर्स उसको हटाएंगे। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रख सकते, केवल एक कंडीशन में बैलेंस शीट में रखी जा सकती है गुडविल, अगर वो रुपए दे करके कंसिडरेशन पे दे करके आपने परचेज करी। सेल्फ जनरेटेड नहीं ले सकते। हमने बोला जी मेरी 5 लाख गुडविल है, किसी ने बोला मेरी 10 लाख गुडविल है, तो ऐसे ही बैलेंस शीट को आप इन्फ्लेटेड नहीं कर। इस क्वेश्चन में यहां पर बैलेंस शीट में गुडविल है। बैलेंस शीट में कितनी गुडविल है देखिए आप बैलेंस शीट को, और आप नोटिस करिए सबसे पहले यहाँ पे 15,000 रुपीज की गुडविल लिखी। ये बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रहनी चाहिए। ये हमने पहले काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हम इस गुडविल को हटाएंगे, और अगर गुडविल को हटाते हैं
तो हम यहाँ पर एक एंट्री क्या पास करेंगे, राइट ऑफ करानी है हमें, गुडविल को कम करना है। डेबिट से एसेट्स बढ़ती हैं, क्रेडिट से एसेट्स घटती हैं, एसेट को घटाना है। और रिजल्टेंट इसमें क्या होगा, जब एसेट घटेगी तो उसमें नुकसान होंगे, और नुकसान किसके होंगे, पार्टनर्स के होंगे। तो पार्टनर्स लोगों को हटाना है। किस पार्टनर को हटाना है, पहले वाले को, नए वाले को नहीं हटाना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए और बी हटाएंगे। और हटाने के लिए मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो राइट टर्म इज राइट ऑफ करना, सही तरीके में सही शब्द मुझे बोलना चाहिए, गुडविल। तो राइट ऑफ करेंगे हम गुडविल। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल, बीस कैपिटल। कैपिटल तो लिखना ही चाहिए क्योंकि सारा ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। शॉर्टकट में जल्दी जल्दी में हम बोल देते हैं कि ए और बी, पर प्रॉपर वे में उसको कैपिटल वर्ड यूज करते हुए लिखना चाहिए। तो ये राइट ऑफ कर रहे हैं। कितनी राइट ऑफ करेंगे, जो पड़ी हुई है गुडविल बैलेंस शीट से हटाने कितनी है, 15,000 की। 15,000 की गुडविल को किस रेशियो में हटाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, जो नया वाला पार्टनर प्रीमियम लेके आता है वो प्रीमियम को बांटते हैं। वो पेमेंट किस लिए, जो सैक्रिफाइस किया था उसके बदले में वो दिया जा रहा है, तो इसलिए उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। ये इन्होंने अपने आप बढ़ा के रखी हुई गुडविल, ये इन्होंने गलत किया हुआ काम। इनको बोला जाएगा कि आप हटाइए गुडविल को, राइट ऑफ करिए। तो 3:2 इनका पहले का रेशियो था, उसी रेशियो में ये हटाएंगे। तो अगर 3:2 में हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,000 और ये हो जाएगा आपका 6,000। देखिए चारों पॉइंट्स मैक्सिमम जो है ट्रीटमेंट गुडविल में होते हैं वो इसमें थे, वो हमने एक बार रिकॉल कर दिए। एंट्रीज की हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी आपको मैं सिर्फ जल्दी जल्दी से रिकॉलिंग हो जाए इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ। अब हम वापस चलते हैं और अगले वाले पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए अब जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बचे हुए हैं वो पॉइंट्स सारे के सारे रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, और हम लोग अब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय आपको डायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, विदाउट जर्नल एंट्रीज हम लेके चल रहे हैं। तो मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट आपके साथ बना रहा हूं, और एक ही बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे लॉस होगा डेबिट, और क्रेडिट में क्या होंगे, गेन्स। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा डे 1 का स्टार्टिंग का रूल है, बेसिक रूल है। ये हमने तब पढ़ा था जब हमने नया नया अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था 11वीं क्लास में। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये लॉस गेन की क्यों बात कर रहे हैं, इनफैक्ट में ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये फायदे नुकसान का अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। इसका नाम कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन करते समय हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवॉल्यूशन और रीअसेसमेंट की वजह से जो चेंजेस हैं उसके रिजल्टेंट जो फायदे नुकसान हो रहे हैं उनको लिखते हैं। अगर आपको रिवॉल्यूशन नहीं आता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की एक अलग से वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। एक जो बात है वो सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो अभी भी आप डायरेक्टली सोच सकते हैं यहाँ पर कि रिवॉल्यूशन करा जाता है बैलेंस शीट के अकाउंटेंट्स का। एसेट्स की वैल्यू चेंज हो गई है, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई है। अगर किसी एसेट की वैल्यू घट गई है तो हमारा नुकसान हो रहा है, अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो हमारा फायदा हो रहा है। तो एसेट्स, और ठीक इसी तरीके से लायबिलिटीज के लिए उल्टा होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से जो चेंजेस है, जो लॉस प्रॉफिट है, उन सबको यहाँ लिखते हैं। बस फायदा नुकसान आपको सोच के चलना है जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं शॉर्टकट। बाकी तो डिटेल में आपको सारा मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट से हम शुरू करते हैं। आपको अभी भी समझ में आ जाएगा, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। वो कह रहे हैं जो प्लांट है, प्लांट का मतलब कारखाने से, यहाँ पर ये पौधे वाले प्लांट की बात नहीं हो रही है। तो प्लांट इज वैल्यूड एट 30,000, 30,000 रुपए की प्लांट की वैल्यू। अब जरा बैलेंस शीट में देखते हैं प्लांट कितने का है। बैलेंस शीट में आप देखो, ये आपको प्लांट की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है कितने का, 25,000 का। तो भाई जो प्लांट था, जो कारखाने की मशीनें थी, वो 25,000 वाली मशीनों की वैल्यू अब 30,000 है। तो भाई मशीनों की वैल्यू बढ़ गई है, 25 से 30 हो गई है, 5,000 का फायदा हो गया है। तो आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में यहाँ पे आना है और यहाँ पर फायदा लिखना है। देखिए यहाँ पर फायदे लिखने हैं, क्रेडिट, यहाँ पे नुकसान लिखने हैं सारे। तो अब आपको फायदा किससे हो रहा है, प्लांट से। तो आप लिख दीजिए भाई प्लांट कितना फायदा हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, 5,000। ये डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, बिना जर्नल एंट्रीज के। 2 मिनट के अंदर आप बना सकते हो 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट का जो क्वेश्चन होता है। टाइम बिल्कुल नहीं लगता, सिर्फ फायदा नुकसान की बात सोचिए, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन होने में। तो
प्लांट में 5000 का प्रॉफिट हो गया, खत्म हो गया आपका रिवॉल्यूशन का एक पार्ट आपने खत्म कर लिया। देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है वहां पर इसी पॉइंट में, फिर कहता है जी थर्ड पॉइंट कर रहे थे कि स्टॉक की वैल्यू 70,000। अब जरा स्टॉक की जरा बैलेंस शीट में देखें क्या वैल्यू दी है। स्टॉक तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 80,000 का, 80,000 का स्टॉक है, वैल्यू हो गई है 70,000। तो भाई स्टॉक की कीमत तो 10,000 रुपए गिर गई है। अगर स्टॉक की कीमत 10,000 गिर गई, एसेट जब भी कम होगी हमारा नुकसान होगा, एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब नुकसान। तो भाई हमारे यहाँ पे 10,000 का नुकसान हो गया, जबकि प्लांट की वैल्यू बढ़ गई थी तो वहां फायदा हुआ। तो यहाँ पे 10,000 रुपए का नुकसान। तो लॉस इधर लिखने हैं और प्रॉफिट इधर लिखने, बस इतनी सी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप इसको समझ सकते हो, इतना सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी टू स्टॉक, कितना नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ है यहाँ पे 10,000। इसकी वजह से हुआ 10,000 का स्टॉक के वैल्यू कम होने की वजह से नुकसान हुआ। ये आपने रिवॉल्यूशन का पॉइंट कर लिया। अब हम अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में देखिए क्या कहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, वो अलग है इससे थोड़ा सा। ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन की भी एक पूरा लेक्चर डिवोटेड लेक्चर है और उसकी भी इंडिविजुअल वीडियो वर्कमैन कंपनसेशन की भी अवेलेबल है, और उसको भी अगर आप अलग से देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट को वर्कर कंपनसेशन को हम अलग से डील करने वाले हैं। हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं जो इस समय रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब क्या है कि उसको हटा दीजिए, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, पेटेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई। तो भाई पेटेंट्स कितने के हैं हमारे पास? पेटेंट्स 8,000 के बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। अगर 8,000 के पेटेंट्स हैं, वो बोलता है इसको राइट ऑफ कर दो, यानी कि हटा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। तो भाई 8,000 रुपए का नुकसान हो गया, एक एसेट खत्म हो गई हमारी। तो एसेट खत्म होने पर नुकसान हुआ तो डेबिट लिखेंगे, और किससे नुकसान हुआ जी, यहाँ पे लिखूंगा मैं पेटेंट्स। और कितने का नुकसान हुआ जी, 8,000। देखिए कितना सिंपल है ये। अगर हम डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं, एक बच्चे ने यहाँ पर जो क्लास अटेंड कर रहा है उसने मेरे से एक मैसेज टेक्स्ट किया था, मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। मैंने जब आपको डिटेल में इसकी क्लासेस ली थी, जब डिटेल में ये पढ़ाया जा रहा था टॉपिक, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट। ये हमारा बेसिक रूल होता है 11th क्लास में। जब हम डे 1 में अकाउंट पढ़ना शुरू करते हैं तब ये पढ़ाई जाती है। बात क्या है इसका मतलब, एसेट डेबिट से बढ़ती हैं और क्रेडिट से घटती हैं। ये एसेट्स के लिए रूल है। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर मैसेज किया और उन्होंने बोला कि सर यहाँ पर जैसे कि स्टॉक की वैल्यू तो कम हुई, तो आप, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि एसेट जो है वो रूल तो है कि भाई डेबिट से बढ़ती हैं और क्रेडिट से घटती हैं। तो अब उन्होंने बोला कि भाई ये स्टॉक जो है यहाँ तो घट रहा है, तो आपने डेबिट क्यों किया? तो देखिए आपने कॉन्सेप्चुअली बात को गलत समझा। वो अगर हम स्टॉक अकाउंट बना रहे होंगे तो स्टॉक अकाउंट में ये बात होगी, एसेट अकाउंट बना रहे होंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से घटेगा। ये हम कोई एसेट अकाउंट नहीं बना रहे, हम यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात। और दूसरी बात क्या है कि वो जो रूल की बात है कि डेबिट में एसेट बढ़ती हैं और क्रेडिट में एसेट घटती हैं, तो वो जर्नल एंट्रीज के लिए बेसिकली रूल बनाया गया है। तो जब आप जर्नल एंट्रीज फॉर्म कर रहे हो, अगर कोई भी एसेट बढ़ानी है तो डेबिट होगी जर्नल एंट्री में, और अगर कोई भी एसेट घटानी है तो क्रेडिट होगी जर्नल एंट्री बनाते समय। और अगर आप अकाउंट उस एसेट का बना रहे हो तो एसेट डेबिट से बढ़ेगी और क्रेडिट से घटेगी, वो बात वहां पर लागू होगी। यहाँ पर हम लेकर हैं टू स्टॉक टू पेटेंट, यहाँ पर स्टॉक और पेटेंट का रूल नहीं लग रहा है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करना है। यहाँ पर तो रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से सोचना है। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ तो डेबिट और फायदा हुआ तो क्रेडिट। किसमें नुकसान हुआ वो लिखना और किसमें फायदा हुआ। तो डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट का रूल आप यूज करोगे जर्नल एंट्रीज बनाते समय या उस एसेट के अकाउंट को बनाते समय। हम वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं भाई आगे क्या है इसमें। आगे पेटेंट्स को हटा दिया और यहाँ पर 6th पॉइंट पे अब हम पहुंच गए हैं, और 6th पॉइंट ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 which did not appear in the book should be duly recorded। इनके यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 थी, और वो हमने क्या कर रखा है कि बुक्स में नहीं लिखी होगी। बुक्स में नहीं लिखी होने का मतलब क्या है कि आपने उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा।
तो भाई ये जो है हमारी ये इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और एसेट नहीं लिखी हुई है, यानी कि बैलेंस शीट में हम एक एसेट लेके आएंगे, एसेट हमारी बढ़ जाएगी, एसेट हमारी बढ़ेगी तो हमारा फायदा होगा। एक एसेट बढ़ रही है, पहले रिकॉर्ड में 0 है इसकी वैल्यू, उसके कहते हैं कि 0 नहीं है, वो 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसको लिखिए। तो 5,000 की जब एसेट बढ़ेगी तो हमारा फायदा होगा। हम रिवोल्यूशन में आके लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, और हमारा इसमें फायदा कितना हुआ, 5,000 रुपीज। अब हम आगे चलते हैं और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि क्या हुआ, और 7th पॉइंट पे अब हम पहुंच गए। कहते हैं जी क्रेडिटर ऑफ 2,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। 2,000 रुपए के ऐसे क्रेडिटर हैं जो लिखे ही नहीं हुए। एक लायबिलिटी है, आपको 2,000 रुपए की एक देनदारी आपकी आ गई, वो देनदारी आप लिखना भूल गए, आपने पैसे अगले के देने हैं। अब आपको 2,000 रुपए जो पहले से लिखे नहीं हुए थे वो आप देने पड़ेंगे नए क्रेडिटर आके। जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी नुकसान होगा, लायबिलिटी घट जाएगी फायदा होगा। लोगों को पैसे देने हैं कम देने पड़ेंगे तो भाई फायदा हो गया हमारा, लोगों को पैसे देने और ज्यादा देने पड़ेंगे तो नुकसान हो गया। कहता है क्रेडिटर 2,000 रुपए के और आ गए हैं, लिखे नहीं हुए, आपको लिखने हैं, 2,000 की लायबिलिटी बढ़ाइए, नुकसान हो गया 2,000 रुपए का। नुकसान हो गया तो भाई डेबिट लिखना पड़ेगा। किससे नुकसान हुआ, क्रेडिटर से नुकसान हुआ, टू क्रेडिटर्स आप लिखोगे। कितने रुपए का नुकसान हुआ आपका, 2,000 रुपीज का नुकसान हो गया। अब हम आगे चलते हैं और 8th पॉइंट तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड था जो ऑलरेडी डील कर चुके, और 9th पॉइंट पे आ गए। 9th पॉइंट में कहते हैं कि ए प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, कोई रिपेयर का एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था जो हमने अभी तक दिया नहीं। और कितने रुपए का बिल है जी, वो 1,000 रुपए का, 1,000 का बिल है, वो पड़ा हुआ है पेंडिंग और आपने अभी तक दिया नहीं। तो भाई अब आपको 1,000 रुपए के बिल जो पेंडिंग पड़े हैं उसको पेमेंट करनी है। आपकी एक लायबिलिटी बढ़ रही है, जब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो भाई आपका नुकसान हो रहा होगा, जैसे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं वैसे यहाँ पर, तो 1,000 रुपए का आपका नुकसान और हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल या प्रोविजन फॉर रिपेयर बिल, और कितने रुपए का था, 1,000। इसी के साथ में सारे रिवोल्यूशन के पॉइंट्स हैं वो खत्म। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान के चलें, इसको आप बैलेंस करेंगे और आपका जो बैलेंस निकलेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसका नॉमिनल नेचर है, और अगर मैं इसका टोटल करूं तो नुकसान ज्यादा है डेबिट में। आप देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है 21,000 रुपीज का, और दूसरी तरफ आपका टोटल आ रहा है 10,000। प्रॉफिट कितने हुए, 10,000 के, नुकसान कितने हुए, 21 के। 21 में से 10 को माइनस किया, बैलेंस आपका आ गया 11,000 रुपीज। ये आपका लॉस है। ये लॉस कौन बियर करेंगे, ये लॉस बियर करेंगे ए और बी। पुराने पार्टनर्स रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, याद रखना है नए वाले पार्टनर के आने से पहले पुराने लोग इसको रिवैल्यू कर रहे होते हैं। क्यों, नया वाला पार्टनर आता बोलता भैया अपनी बैलेंस शीट को ठीक करो, जो गड़बड़ करी हुई, जो उल्टा सीधा लिखा उसको सही करो, फायदा हो तो रख लो, नुकसान हो तो रख लो। तो पुराने पार्टनर्स इसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए उसका जो फायदा है, जो नुकसान है, वो पुराने लोगों को ही दिया जाएगा। और 11,000 को हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 3:2, और अगर 3:2 में बांटेंगे तो ये अमाउंट आएगा जी 6,600, और इसका अमाउंट आएगा 4,400 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में बनाने से पहले हम चलेंगे बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट। तो अब हम आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में भी बनाने सीखे थे, फंडामेंटल में भी बनाने सीखे हुए हैं, और आपको एक बार थोड़ा सा मैं फिर से बताते हुए चलता हूँ। देखिए पार्टनर लोगों के जो जो अमाउंट बिजनेस से में इन्वेस्टेड है, जो पार्टनर को देना है हमने, यानी कि जो पार्टनर के अकाउंट में प्लस करना है, वो हम क्रेडिट से प्लस करते हैं। ये शॉर्टकट में थंब रूल याद रखने के लिए। और जो जो पार्टनर से पैसे लेने हैं वो हम माइनस करते हैं। जैसे कि अगर ड्राइंग्स होंगी तो माइनस करेंगे, उन्होंने लॉस हो गया तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होंगे तो प्लस करेंगे। एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं, बाकी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए एग्जाम में हमें अपनी नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप तो स्पीड के हिसाब से फटाफट टैक्टफुली थंब रूल को यूज करते हुए आगे जाना है। नॉलेज तो होनी चाहिए, पता होना चाहिए, पता हमें सब कुछ हमने पहले पढ़ लिया, पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्टकट को लेके चलेंगे।
क्या यहाँ से प्लस होगा और यहाँ से माइनस होगा। और सबसे पहले हम लिख लेते हैं पार्टनर्स के नाम। यहाँ पर ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। हमने ए, बी और सी लिख लिया और इनके जो पहले से बैलेंस थे उनको हमने उतार दिया। और जब हम बैलेंस को उतार रहे हैं तो ये आ गया हमारा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पुराना बैलेंस है उसको मैं उतार रहा हूं। पुराना बैलेंस कितना है ये अब हम देखेंगे और जाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए ए का कैपिटल दिया हुआ है 60,000, बी का 1,60,000। तो सबसे पहले तो जो पुराने बैलेंस थे वो लिख दीजिए। इसका बैलेंस है 60,000, हमने यहाँ लिख दिया। बी का बैलेंस है 1,60,000, बी का 1,60,000। ए और बी के हमने कैपिटल लिख दिए, बैलेंस लिख दिए। इसके बाद देखिए क्या हुआ, नया पार्टनर आया और नए पार्टनर ने 90,000 रुपीज कैश में दिया। एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और अगर हम इसकी पोस्टिंग की बात करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बाई कैश। इन्होंने हमें 90,000 रुपीज का कैपिटल दिया। देखिए पहले हमने बैलेंस में सी का बैलेंस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? सी पहले था ही नहीं तो पुराना बैलेंस तो हो नहीं सकता। इसके बाद जब वो आया तो उसने 90,000 रुपीज दिए। अब हम सीक्वेंस में अगर चल रहे हैं तो उसने जब 90,000 रुपीज दिए हैं तो साथ के साथ उसने प्रीमियम भी दिया था। और प्रीमियम ला करके इसने किसको दिया है? जो जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाइस किसने किया था? ए और बी दोनों ने किया था। कितना कितना किया था? 2:1 में किया था। तो उसकी पोस्टिंग करते हैं क्या? उसमें क्या हुआ था? पोस्टिंग कैसे करनी है? एंट्री से करनी है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और अगर हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो बाई प्रीमियम। और अगर आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हो तो आप बोलोगे जी इनको प्रीमियम का पैसा मिला है इसलिए हम कैपिटल में प्लस कर दे रहे हैं। तो प्रीमियम का पैसा वो कितना लेके आया था? टोटल 18,000 लेके आया था। और किस रेशियो में दिया था? उसने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में दिया था। और 2:1 में उसका शेयर कितना कितना आया था? 12,000 एंड 6,000। ये हमने अभी भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब किया था वहां पे। इसके बाद अब हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर देख लिया, ये फर्स्ट पॉइंट का पार्ट जो है खत्म किया। और फर्स्ट पॉइंट में इससे रिलेटेड अगर हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूरी बात कर लें तो पूरी बात क्या थी, इसमें 4 एंट्रीज का सेट में चलता है प्रोसेस, वो आपने समझ लिया है। यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि गुडविल जो अगर बैलेंस शीट में पहले से पड़ी है तो उस गुडविल को आपने राइट ऑफ कराना है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी हुई थी तो इसको राइट ऑफ कर कौन करेंगे? हटाएंगे कौन? ओल्ड पार्टनर्स। तो जब हटाएंगे तो उनका कैपिटल कम होगा तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो वी विल राइट टू गुडविल। और आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रैकेट में बता दो कि रिटर्न ऑफ कर रहे हो आप, यहाँ पर काम क्या कर रहे हो? राइट ऑफ कर रहे हो। 15,000 की गुडविल थी और उसको राइट ऑफ करना था उन्होंने ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो था इनका 3:2। हमने भी जनरल एंट्री भी पास करी थी। 3:2 में अगर हम बात करेंगे तो 9,000 ये पार्टनर राइट ऑफ करेगा और 6,000 ये पार्टनर राइट ऑफ करेगा। इसके अलावा एक बात और भी क्वेश्चन में कही गई थी कि प्रीमियम का जितना पैसा ए और बी को मिला वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। तो भाई यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री भी पास कर देंगे। ए बी टू कैश हमने एंट्री पास करी थी और ए को कितना मिला था? ए को 12,000 रुपीज देखिए मिले। बी को कितने मिले? 6,000। तो ये 12,000 और 6,000 जो है ये अपना ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इनके अकाउंट से 12,000 और 6,000 रुपीज का कैश ले जाने की वजह से उतना इनका कैपिटल कम हो जाएगा। अगर पोस्टिंग वाइज समझना चाहते हैं तो एंट्री हमारी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ए और बी में हमने पोस्टिंग करती टू कैश। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद आपने बनाया था सारे पॉइंट्स को लेकर के एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया था आपका नुकसान। और नुकसान जो था वो था 6,600 और 4,400। तो वो माइनस होगा। और अगर एंट्री वाइज बात करते हैं तो एंट्री हमारी होती है ए बी टू रिवैल्यूएशन, जो कि हमने रिवैल्यूएशन वाले लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टू रिवैल्यूएशन और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं जी लॉस। वैसे भी आप अगर थंब रूल से जल्दी जल्दी सोच रहे हो तो भाई लॉस हुआ है तो कैपिटल माइनस होगा, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। इनका नुकसान हुआ था 6,600 का और इनका नुकसान हुआ था 4,400 रुपीज का। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया और एक पॉइंट हमने अभी छोड़ा हुआ है और वो है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और उसके लिए अब हम बात कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए हमने डिटेल में पूरी बातें पढ़ी हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वीडियो आप जरूर देखिए।
देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है 4,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड लायबिलिटी कितनी है, यहाँ पर 1,000 रुपीज। तो देखिए सीधा सा रूल क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए या फ्री रिजर्व के लिए, जितने भी फ्री रिजर्व है पहले इंस्टेंस में ये समझ लीजिए कि वो पार्टनर जो पुराने वाले हैं उनको पुराने रेशियो में हमने दे देने हैं। यहाँ पर अगर एडजस्टमेंट में ये क्लेम की बात नहीं कही होती तो ये जो 4,000 का अमाउंट है ये 4,000 का 4,000 हमने पूरा बांट दिया, पर वो कहते हैं कि इसमें से 4,000 में से 1,000 रुपीज का आपको क्लेम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 4,000 पूरा फ्री नहीं है, 4,000 में से 1,000 तो क्लेम मिल जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट कितना फ्री हो गया 3,000। ये जो 3,000 का अमाउंट है ये पूरा फ्री है, ये फ्री रिजर्व है, और इस फ्री रिजर्व को हम बांट देंगे। तो फ्री रिजर्व हम बांटेंगे, और जब हम बांटेंगे तो इनके कैपिटल में जाएगा, और ध्यान रखना है कि ये किसको किसको देना है, ये केवल पुराने पार्टनर्स को देना है, क्योंकि ये उनकी मेहनत से बनाया हुआ सारा रिजर्व है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 था, 1,000 की लायबिलिटी है उससे रिलेटेड, 1,000 को छोड़ के जो भी फ्री है वो बांटना है। तो 3,000 को बांटना है, और 3,000 को आप किस रेशियो में बांटेंगे, 3,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। सब जगह ओल्ड रेशियो ही यूज हो रहा होता है, और केवल प्रीमियम जो ट्रांसफर करना होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में होता है। तो 3,000 को जब हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 में, तो ये हो जाएगा आपका 1,800 और 1,200। अब हमने जो भी गिवन पॉइंट थे वो सारे के सारे गिवन पॉइंट्स को देख लिया, और 4 पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा अपने आप से सोचने होते हैं। तो गुडविल का पॉइंट जो है हमने पहले ही सोच लिया, ऊपर ही कर लिया। अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी है तो उस गुडविल को हमने राइट ऑफ कराना है, ओल्ड पार्टनरशिप गुडविल बैलेंस शीट में नहीं रहेगी, तो ये पॉइंट भी हमने कर लिया। फ्री रिजर्व जो वर्कमैन कंपनसेशन वाला फ्री रिजर्व था वो हमने देख लिया, पर अगर आप नोटिस करें तो बैलेंस शीट में एक रिजर्व और भी पड़ा हुआ है, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पार्ट आपने खत्म कर दिया। अब कौन सा रह गया आपका जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये कितने का 20,000, इससे रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, तो ये फ्री पड़ा हुआ है। जितने भी फ्री रिजर्व रखे हैं वो रिजर्व्स क्या होते हैं, इनफैक्ट में पुराने लोगों ने अपने प्रॉफिट्स निकाल के रखे हैं, तो वो प्रॉफिट उनको नए वाले पार्टनर के आने से पहले ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में 20,000 रुपीज है, ये इसको हम बांटते हैं पुराने लोगों को और पुराने रेशियो में। तो जनरल रिजर्व 20,000 को हम बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 12,000 एंड 8,000 3:2। तो हमने एक फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व को भी बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन भी डील हो गया, अब गुडविल भी हमने हटा दी। और फिर देखिए आगे नीचे एक बात और कही है कि बैलेंस शीट में 4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं। पीएल नहीं पड़ा होना चाहिए, चाहे वो डेबिट का है चाहे वो क्रेडिट का है। डेबिट का है तो नुकसान है, क्रेडिट का है तो फायदा है, और फायदे नुकसान जो भी होंगे वो पुराने लोगों को पुराने रेशियो में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। एसेट साइड का होने का मतलब डेबिट बैलेंस है। आपको फिर से याद करा दूं, बैलेंस शीट में कोई साइड नहीं होती, डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इस साइड में सारे डेबिट बैलेंसेस रिकॉर्ड आ रहे होते हैं इत्तेफाकन है, इनफैक्ट में कोई डेबिट क्रेडिट साइड है नहीं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी एसेट्स में दिया हुआ है वो लॉस है आपका, अगर वो लायबिलिटी साइड में दिया होता तो वो आपका प्रॉफिट का बैलेंस होता। ये लॉस है, लॉस को हम पुराने लोगों को पुराने रेशियो में बांटेंगे और 15,000 के लॉस को बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे जी ये लॉस है, और रेशियो क्या है इनका, रेशियो है ओल्ड रेशियो 3:2। 3:2 में हम बांटेंगे 15,000 को, तो वो अमाउंट आएगा आपका 9,000 एंड 6,000। फिर एक और आपको पॉइंट नीचे लिख के दिया हुआ है मैंने, 4 पॉइंट हमेशा जोड़ने हैं अपने आप। ये ध्यान रखना है कि कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई फिक्टिशियस एसेट कोई पड़ी हो तो उसको भी नुकसान होते हैं, वो बेसिकली एक्सपेंस हैं जो धीरे धीरे राइट ऑफ किए जा रहे हैं। तो इनफैक्ट में अगर सही मायने में बात करें तो वो लॉस है, उनको भी हमें राइट ऑफ करना होता है। और एक कॉमन सा जो आपके क्लास 12th में एग्जाम में आता है वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में का मतलब क्या है, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया है, ये एक्सपेंस है, उसको पर धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं। ये कोई एसेट इन फैक्ट में नहीं है, क्योंकि उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड किया हुआ एक्सपेंस है। क्योंकि एक्सपेंस है तो इसका नेचर भी डेबिट होता है, इसलिए डेबिट की लिस्ट में कैरी फॉरवर्ड। तो 25,000 रुपीज के एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी हम राइट ऑफ करवाएंगे। ये एक तरह से हम मान के चलेंगे कि नुकसान है, और राइट ऑफ करा रहे हैं टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 25,000 को हम 3:2 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 और इनका हो जाएगा 10,000 रुपीज। हमने सारे पॉइंट्स जो बैलेंस शीट से रिलेटेड थे वो डील कर लिए, चारों अपने पॉइंट भी ले लिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, चारों पॉइंट हो गए। बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं, हमने राइट ऑफ कर दी, पीएल हटा दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिमूव कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व्स को भी कर दिया। और यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी ले लिया, रिवैल्यूएशन ले लिया, सारे पॉइंट्स कर लिए। अब सारे पॉइंट्स कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और अब हम बनाएंगे बैलेंस। चलिए मैं टोटल करता हूं। ए, बी और सी का टोटल करिए भाई सब लोग। ए का टोटल बताओ कितना कितना आ रहा है? 23,800। चेक करो मैं, 60,000 है प्लस 12,000 प्लस 1,800 है, फिर प्लस 12,000 है, टोटल हो गया है 85,800। इतना ही आ रहा है भाई? यस सर। 85,800 और 85,800 में से हम माइनस कर दें तो माइनस क्या क्या होगा आपका? 9,000 का चला गया गुडविल राइट ऑफ होने के लिए, फिर माइनस होगा जी 12,000, फिर माइनस होगा 6,600, फिर माइनस होगा 9,000 और फिर माइनस होगा 15,000। तो इनका बैलेंस आ गया 34,200। टोटल कर दिया था हमने, बैलेंस आ गया इनका 34,200। तो 34,200 इज बैलेंस कैरिड डाउन। लिख दे रहा हूं मैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी लिख दूं 85,800। अब दूसरे पार्टनर का देख लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं दूसरी साइड का, और दूसरी साइड में 1,60,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 8,000, ये टोटल आ जा रहा है आपका 1,75,000 और 200 रुपीज। इसमें से माइनस कर देंगे हम डेबिट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। 6,000 6,000 4,400, 6,000 माइनस होगा, 10,000 माइनस होगा, और ये जो बैलेंस आ जाएगा इसका बैलेंस होगा 1,42,800। यहाँ पे बैलेंस 1,42,800। अब भाई तीसरे वाले का जो बैलेंस है वो तो सेम है, उसमें कुछ है ही नहीं। ये आया टोटल 90,000 और बैलेंस भी आ गया 90,000। और अब हम चलेंगे बैलेंस शीट पर आगे कि आप क्या करो, बैलेंस शीट को देंगे, यानी कि जो चीजें बैलेंस शीट में जैसे दी हुई हैं उसी सीक्वेंस में लिखते हुए चलो, तो आपको आसानी होगी बनाने में। हम क्वेश्चन साथ के साथ खोल ले रहे हैं और उसमें देखते हैं बैलेंस शीट में क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात है, लायबिलिटी साइड से शुरू कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000 के हैं, और आपको याद होगा कि एक क्रेडिटर आपके बढ़ गए थे, आपने 2,000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ाए थे, तो क्रेडिटर्स 56,000 के आपके पहले से हैं और क्रेडिटर आपके 2,000 के और बढ़ गए हैं, तो इस समय जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो चेंज होके हो गए हैं 58,000। क्रेडिटर्स मैंने 58,000। इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्रेडिटर्स के बाद हमें
दिया हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना भी होता है वो हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम पूरा नहीं बांट पाए। वो बोलते हैं कि 1000 रुपीज की एक लायबिलिटी पड़ी हुई है, ये क्लेम है आपको जो देना है 4th पॉइंट में। तो भाई 1000 छोड़ करके हमने 3000 बांट दिया था, तो अब क्लेम के लिए हमने वहां पर पैसा छोड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्लेम। क्लेम कितना देना है 1000, और जो 3000 था वो हम पार्टनर्स को बांट चुके हैं। 4000 वैसे हम पूरा बांटते, पर वो बोलते हैं जी 1000 रुपए की लायबिलिटी है, तो 1000 छोड़ के बचा हुआ हमने 3000 बांट दिया। अब 1000 रुपए का तो क्लेम देने के लिए पैसा रखना पड़ेगा ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो फिर हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन, कैपिटल। अब कैपिटल जो है ना वो 3 लोगों के होंगे, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं कि कैपिटल है यहाँ पर। और कैपिटल अब 2 लोगों के नहीं है, और वो भी चेंज हो गए पुराने लोगों के। तो कैपिटल किस किस के होंगे, ए का होगा, बी का होगा और सी का होगा। कैपिटल अकाउंट हमने अभी अभी बनाए थे, और कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वो हमने जो लिखे हुए हैं उन्हीं से ही हमने उसको बता के तो हम इसके कैपिटल बैलेंसेस हैं, चेक कर लें एक बार। पहले का 34,200 और 34,200 लिख देते हैं। फिर दूसरे पार्टनर का कितना है, दूसरे पार्टनर का है 1,42,800 था शायद, यस 1,42,800। तो 1,42,800, और तीसरे का तो याद ही होगा, वो 90,000 लाया था, और इसमें कोई भी चेंज नहीं। तो इसके बाद इसका हम टोटल कर देते हैं, और टोटल आ रहा है इनका 2,67,000 रुपीज। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बैलेंस शीट में फिर देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, और दूसरी तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो हम बांट चुके हैं, कोई भी रिजर्व फ्री वाला नहीं रखना होता है, तो जनरल रिजर्व खत्म हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, गुडविल। गुडविल हम रख नहीं सकते, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया था, गुडविल भी चली गई है। फिर अगले नंबर पे आया है आपके पास प्लांट। प्लांट 25,000 का, और आपको याद होगा ये 3rd पॉइंट में आपने रिवैल्यू किया था, प्लांट की वैल्यू हो गई थी 30,000। तो चलिए हम प्लांट की वैल्यू जो चेंज हो गई है वो लिख दें कि अब प्लांट जो है वो है भाई 30,000 का। गुडविल तो बैलेंस शीट में रहनी ही नहीं चाहिए, उसको तो हटाना होता है। गुडविल हट गई, प्लांट लिख दिया। पेटेंट्स की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो, देखिए इस पॉइंट में दिया 5th में, पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट्स की वैल्यू 0 है, तो 0 वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं, तो पेटेंट्स भी हट गए। स्टॉक 3rd पॉइंट में था, और स्टॉक की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो वो थी 70,000। ये देखिए यहाँ पे 70,000 की, तो स्टॉक की वैल्यू जो नई वाली है वो लिख दी जाए। अब आपने जो नई वैल्यूज है सारी की सारी वो लिख, तो स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो आ रही है जी 70,000 रुपीज। फिर हम आगे चलते हैं, स्टॉक के बाद हमें दिया हुआ डेटर्स, और डेटर्स हैं 62,000 रुपीज के। ये देखिए डेटर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो डेटर्स लिख दीजिए एज इट इज, सेम, नो चेंज डेटर्स। और डेटर्स थे आपके 62,000 के। डेटर्स के बाद आपको दिया हुआ है कैश, और कैश बैलेंस आपका चेंज हो गया है। मैं यहीं पे रफ कैलकुलेट करके बता देता हूं। देखिए इस तरफ साइड में कैलकुलेट कर रहा हूं, 70,000 रुपीज का कैश पहले से है। नया वाला पार्टनर 90,000 कैपिटल दे रहा था, और साथ के साथ उसने 18,000 रुपीज प्रीमियम का दिया था। तो टोटल पैसे अपने पास आए कितने, ये 0 हमारे पास आए 1,78,000। इसके बाद फिर 18,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स भी कर ली थी। उनको जो 18,000 मिला था वो नए वाले पुराने वाले पार्टनर अपने घर लेके ड्रॉ करके, तो उसमें से 18,000 रुपीज ये ड्रॉइंग्स भी हो गई थी। तो कैश में अगर हम आज की स्टेटस चेक करेंगे तो हमारे पास कैश में जो बैलेंस बचा होगा वो 1,60,000, क्योंकि जो पैसा उसने नए वाले पार्टनर ने
प्रीमियम का दिया था, वो प्रीमियम का पैसा आया बिजनेस का, फिर वो पार्टनर घर ले गए, तो 18,000 बिजनेस में आया और 18,000 चले भी गए वो, क्योंकि ड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो बिजनेस में रह कितना के 70 पहले से था और 90 उसने कैपिटल का दिया, तो बिजनेस में जो कैश का बैलेंस रह गया वो रह गया जी 1,60,000। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारा नुकसान है और ये पुराने पार्टनर के अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। फिर इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया, ये फिक्टिशियस एसेट है, ये भी हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो बैलेंस शीट के जितने कंटेंट्स हैं इनको सबको हम राइट ऑफ कर चुके हैं, जो नहीं मतलब के हैं उनको हटा दिया है और जो काम की चीजें उनको हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमको क्लोज करना है, पर क्लोज करते समय हमेशा एक बात याद रखनी है कि सारे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है। और क्या होगा कि इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो फिर आगे स्टेटेड, और वो क्या है कि अगर कोई नई एसेट आ रही है, कभी कभी कोई नई लायबिलिटी आ रही होगी, तो उनको भी लिखना है। तो अब जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं है, सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड में कुछ नहीं है, फोर्थ में कुछ नहीं है और फिफ्थ में भी कुछ नहीं है, सिक्स्थ में था एक बात। और सिक्स्थ में क्या कहा है कि इन्वेस्टमेंट 5,000 की हैं जो कि पहले से बुक्स में नहीं लिखी हैं, उनको रिकॉर्ड्स में लेके आइए। तो भाई एक नई एसेट भी तो आई थी इन्वेस्टमेंट, और वो कितने की थी? 5,000 की, तो उसको तो लिखना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट को आप लिखेंगे 5,000। लायबिलिटी और या नई कोई और एसेट तो नहीं है, तो हम आगे क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिटर थे 2,000 रुपीज के, जो रिकॉर्ड में नहीं थे वो हमने जोड़ दिए क्रेडिटर्स के अंदर। अब नई तो नहीं है, वो क्रेडिटर कम लिखे हुए तो उसमें हमने जोड़ दिए। नई क्या है, एक पॉइंट आखिरी में दिया है, ए प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। जो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स था वो भी तो एक लायबिलिटी है, तो इसको आप क्रिएट करिए। इसके बाद हम लोग टोटल कर लेते हैं 267 और ये 60, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 3,27,000। दूसरी तरफ का टोटल भी जरा चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। दूसरी तरफ में टोटल 30,000 प्लस 70,000 प्लस 62,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,000, और ये आपका आ गया 3,27,000। और ये आपकी बैलेंस शीट हो गई भाई टैली 3,27,000 से। बाय बाय।